हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो, जो ये वीडियो है ये सोली बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। अब ये IIT या तो नीट के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस पर्पज़ से ताकि जो बच्चे बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं ये उनके लिए, और भी खासकर जो इस साल देने वाले हैं बोर्ड्स, ठीक है। क्योंकि जितना भी पैटर्न, जितना भी रूल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक्स नॉलेज है, जितना भी इस वीडियो में वो आपको बहुत हेल्प करेगी बोर्ड्स एग्जाम के लिए, मगर वो आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगी दूसरे सब्जेक्ट में। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट वीडियो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और इंडक्शन, ठीक है। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हमने डील किया था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है ना, उसके आसपास में हम अगर एक कंपास लेके जा रहे थे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कोई भी करंट कैरिंग कॉइल के आसपास में अगर हम एक कंपास को लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कंपास है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था और उसकी इंटेंसिटी जो थी डिफ्लेक्शन की वो और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट हो गई थी। इसका मतलब इसके आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस था, और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा था? वो ये करंट कैरिंग वायर क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर इंड्यूस करती है, इंड्यूस मतलब बनाती है ना, इंड्यूस करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। एक करंट कैरिंग वायर इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट को इंड्यूस कर सकती है, या कोई भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बोलता है? द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट induced an alternating current in any conductor। कोई भी कंडक्टर है जिससे करंट पास कर सकती है, तो उसके पास आसपास अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, यानी कोई भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। या आगे हम फैराडेज लॉ में देखेंगे ये सब चीज़ें। बहरहाल अभी के लिए अगर हम देखें तो ये कोई भी अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है। जस्ट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का उल्टा, यहाँ पे हम करंट कैरिंग वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस करने का मतलब होता है पैदा करना, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन बन रहा है? यहाँ पे EMF बन रहा है। EMF कुछ नहीं होता बल्कि वोल्टेज होता है ना। हमने पढ़ा था EMF के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो EMF जनरेट हो जाता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। तो यहीं पे हमारा आता है फैराडेज लॉ। आई होप समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज़्यादा डीप में है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर देते हैं, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैग्नेटिक वर्ड है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडक्शन मतलब इंड्यूस हो रहा है। जहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इंड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी करंट? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो फैराडेज लॉ क्या बोलते हैं? फैराडेज की दो लॉ थी। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की, तो देखो ऑस्टेड ने बताया था हमको कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अपोजिट में साइंटिस्ट आए, उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट या करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट बना सकते हैं, है ना। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे पास काफ़ी आजकल मॉडर्न डे डिवाइस हैं जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वायरलेस चार्जिंग की, हम बात करें मॉडर्न डे जनरेटर की, मॉडर्न डे जनरेटर है, ये सब क्या है? ये सब डिवाइसेस हैं जो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ये सब करंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक है। तो वायरलेस चार्जिंग, मॉडर्न जनरेटर, ये सब इसी प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो फैराडे थी, उन्होंने थोड़ा सा और डिस्कवर किया
फैक्ट को, इस फिनोमिना को, और उसमें उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको एक चीज़ पता चली कि जब भी हम लेट्स हमने कोई भी करंट कैरिंग कॉइल लिया है, दिस इज करंट कैरिंग कॉइल, इसमें अगर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, ये वोल्ट मीटर है हाँ, और इसके आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, कैसे कर सकते हैं चेंज? हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को हम जब पास लेके आएंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी ऐसे। अरे अभी यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंदर जा रही है, अगर इस मैग्नेट को थोड़ा और पास लेके आ जाए, तो और इसको पास लेके आ जाए, तब इसके अंदर देखो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लगी है ना। जैसे मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर गई। तो उन्होंने बोला फैराडे ने बोला कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी कनेक्टर के थ्रू, तो वहाँ पे एक करंट जनरेट हो जाती है, यानी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी है ना। और इसके अक्रॉस इसकी जो सर्किट है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको पोटेंशियोमीटर या तो एम मीटर डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो या एम मीटर हो, वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं है ना। यहाँ पे जब हमने मैग्नेट को आसपास मैग्नेट को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को पास दूर करके मैग्नेट्स को, तो क्या हुआ, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुई, और वो कैसे पता चला हमको, एम मीटर के थ्रू है ना। यहाँ पे हमने देखा फैराडे ने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं कॉइल के थ्रू, तो क्या हो रहा है, एक ईएमएफ डेवलप मतलब जनरेट हो रही है उस कॉइल के अंदर, ठीक है। तो यही था फैराडे से फर्स्ट लॉ, ही ऑब्जर्व दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड across any coil or conductor produces an EMF या induce, produce से अच्छा लगा induces an EMF across the सर्किट। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ये था कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लो, अभी हम आगे समझते हैं तब होता क्या है। अभी फिलहाल के मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम चेंज करते हैं किसी भी कॉइल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगी है ना, या ईएमएफ डेवलप होगा सर्किट का। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और रेजिस्टेंस है तो V इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, कभी भी वोल्टेज है और किसी भी कोई भी कनेक्टर हो उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होता ही है, भले ही नेग्लिजिबल हो मगर होता है, तो V अपॉन R हम क्या दे देगा, करंट। यानी जब भी हम ईएमएफ डेवलप होगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगी है ना। तो ईएमएफ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम डील किए थे चैप्टर नंबर 3 में, हमने पढ़ा था। तो बहरहाल यहाँ पे अगर हमको सीखने मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं जिससे करंट डेवलप होती है किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस। अगर हम बात कर रहे हैं कि फैराडेज लॉ की, फैराडेज के दो लॉ थे। पहला लॉ उसने बताया था कि जो भी हमारे पास कोई सर्किट है या कोई भी कॉइल है, उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं है ना, या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं या एरिया को चेंज करते हैं कॉइल की है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की पार्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू BA cos थीटा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसी बात जस्ट। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लें, यहाँ हम एरिया को चेंज कर दें, या हम एंगल ऑफ द कॉइल चेंज कर दें, तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगी उस सर्किट में, ठीक है। तो यही था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब हम यहाँ पे समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने डील किया था पिछले चैप्टर में, मगर एक बार दोबारा देख लेते मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। इसको हम डिनोट करेंगे फाई एम से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए होता है, तो फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी गिवन एरिया है, कोई भी गिवन एरिया, वो एरिया स्क्वायर हो सकता है, वो एरिया सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी एरिया हो सकता है, ठीक है। उससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, उससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास कर रही है ना। और एरिया का वेक्टर, एरिया का वेक्टर क्या होता है, जैसे भी कोई एरिया हमने लिया, कोई भी एरिया कंसीडर किया, उसी परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। जैसे ये हम एरिया ले रहे हैं, ये एरिया उससे परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो गया। अगर ये एरिया हम ऐसे ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो जैसे हमने एरिया को ऐसे लिया तो इससे परपेंडिकुलर कैसा, ऐसा, ये होगा इसका एरिया वेक्टर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, यहाँ पे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, देखो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, लेट से 45 डिग्री है ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया वेक्टर। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे अभी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, यहाँ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जैसे यहाँ पे 3 हो रही है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये 5 हो जाएगी, इसको हम और बढ़ा दें 6 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाई मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। या तो इस एरिया को हम बढ़ा दें, लेट्स से एरिया में बड़ा कर दिया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले पास नहीं करी थी वो भी अब करने लगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बढ़ जाएगी। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा समझ में आया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उस गिवन एरिया से। अब देखो ये हम लोग को समझना जरूरी था। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है टू अंडरस्टैंड ईएमएफ को कॉन्सेप्ट, जो भी हम पढ़ने वाले फैराडेज लॉ, उसमें भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। या कुछ जो मॉडर्न डे डिवाइसेस हैं उसमें भी अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखो इस लास्ट वाले एक टॉपिक में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है हमको मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, यहाँ थीटा 0 डिग्री है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे फैराडे से सेकंड लॉ आता है। फैराडे से सेकंड लॉ ये बोलता है, ये देखो यहाँ पास कॉइल है, यहाँ पास कॉइल है, यहाँ पास कॉइल है, लेट्स से एमीटर है, यहाँ पास कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेट रखिए। ठीक है, अब हम हमारा फैराडे से सेकंड लॉ ये बोलता है, देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ ने बोला कि जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है क्यों, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉइल है, इसका हम मैग्नेट को पास लेके आ जाएँ, मैग्नेट को इसे पास लेके आ जाए। अब मैग्नेट को इसे पास लेके आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रही है, जब उसको हम दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। अब यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो हमारे करंट को जनरेट नहीं करता। हमारे करंट कौन जनरेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड करंट जब इसमें से डेवलप होगी, यानी इसमें करंट कब डेवलप होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, ना कि बढ़ेगा, ना कि कम होगा। देखो चेंज करने मतलब है बढ़ना है कम होना ऑब्वियसली, मगर अगर हम बोलें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है एक जगह मैग्नेटिक फील्ड कम है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने बोला कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 10 टेस्ला, ठीक है, और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 2 टेस्ला, है ना। तो इससे करंट जनरेट होगी, इसमें करंट जनरेट नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है। कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला से 2 टेस्ला हो रहा है, फिर 2 टेस्ला से वापस 10 टेस्ला हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज करेगा तब तक इसमें करंट इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम चेंज करना बंद कर दिया, करंट बंद हो जाएगी, बंद इंड्यूस होना उसके अंदर। ठीक है, तो करंट कब इंड्यूस होगी, जब इन तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर चेंज हो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था फैराडे के फर्स्ट लॉ में कि करंट तब इंड्यूस होगी उसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, ये डेल्टा चेंज को दिखाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक इसमें करंट इंड्यूस होगी। ठीक है तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो एरिया चेंज होगा या तो एंगल चेंज होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को पास लेके आ जाएं, तो जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, फिर दूर लेके चले जाएं, इससे कम हो जाए। तो ऐसे अगर हम रिपीटेडली करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को बार बार पास से कम दूर ले जाके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज़्यादा होती रहेगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और करंट डेवलप हो जाएगी। या तो हम क्या कर सकते हैं, कॉइल के एरिया को बढ़ा दें, कॉइल है इसके एरिया को हम बढ़ा दें, छोटा कर दें, बढ़ा दें, छोटा कर दें, बढ़ा दें, छोटा कर दें, तो भी क्या होगा, एरिया चेंज होता रहेगा, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जिससे करंट बनती रहेगी। या तो हम एंगल चेंज कर दें, हम कॉइल को रोटेट करा दें, कॉइल को जो है जैसे कॉइल है इसको हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉइल है यहाँ पे रोटेट होने लगे, ऐसे लगातार रोटेट होती रहे, ठीक, कॉइल ऐसे घूमने लगे कॉइल, जैसे क्या होगा कि उसमें एंगल चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंगल ये एरिया वेक्टर का पहले ऐसे रहेगा, फिर एरिया वेक्टर का एंगल ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। अगर हम समझाएं, देखो यहाँ पे हम बस लेट से ये है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी देखो एरिया वेक्टर कहाँ है, यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है। अब जब हम इसको घुमा देंगे तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर हम इसको घुमा कैसे कर दें, तो देखो एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गई, ठीक है। फिर हम ऐसे कर दें, मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गई, एरिया वेक्टर इधर हो गई। तो देखो जब हम घूमते रह गए ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, एंगल
चेंज होता रहेगा। तो या इन तीनों फैक्टर में से हम किसी को भी चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होना शुरू होगा वैसे करंट डेवलप होने लगेगी। ठीक है, किसी भी सर्किट में। तो अब सेकंड लॉ हमको बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी जो करंट डेवलप हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज या तो करंट जो डेवलप हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये हमको बताता है फैराडेज सेकंड लॉ। ये बोलता है द चेंज या ऐसे द मैग्नीट्यूड एक से सेकेंड लॉ वही बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to rate of change of magnetic flux। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कॉइल थी, कॉइल से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम पास कर रहे थे, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही थी, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें या तो एरिया चेंज करें या तो एंगल चेंज करें, अल्टीमेटली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम चेंज कर देंगे तो उससे क्या होता है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रही थी या तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, है ना। अब वो कितना होगा, अगर हम उसकी वैल्यू पूछे, हमको पता है कि इंड्यूस होगा, अब कितना अमाउंट ऑफ इंड्यूस होगा यानी उसकी क्या वैल्यू होगी, तो बताता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, हम इंड्यूस ईएमएफ को एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कितना होगा, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं कॉन्स्टेंट कुछ आता नहीं, वन ही आता है, तो यहाँ पे यही हमारा मेन बन जाएगा। अब मान लो कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे एक कॉइल नहीं है, यहाँ पे मान लो बहुत सारी कॉइल्स, जैसे मान लो ये एक कॉइल है, एक कॉइल हो गई, ये दो कॉइल हो गई, तीन कॉइल हो गई एंड सो ऑन, बहुत सारी कॉइल्स हो गई, n नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉइल की वजह से इतना हो रहा है, दो कॉइल की वजह से 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 कॉइल की वजह से 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कॉइल की वजह से 4 टाइम्स, n कॉइल की वजह से n टाइम्स। यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ कॉइल, तो सारी कॉइल का रेडियस सेम है, सारी कॉइल का एरिया सेम है, सारी कॉइल का अलाइनमेंट सेम है, यानी उनका एंगल सेम है। देखो यहाँ पे फाई क्या होता है, फाई होता है बी ए कॉस थीटा। अब कॉइल बहुत पास पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेम ही चेंज हो रही है सब में, सब कॉइल का एरिया सेम है और सब कॉइल का अलाइनमेंट सेम है, यानी सब कॉइल एक ही एंगल बना रही है विद मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे सब सेम है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक का फ्लक्स मान लो एक में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो 2 है, तो 2 में कितना हो जाएगा 4, 3 में कितना हो जाएगा 6, यानी इंटू 2, है ना। जैसे एक का 2 है तो ये 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, यानी जितनी कॉइल्स होती जाएगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ती जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर n नंबर कॉइल्स है तो फ्लक्स ई एम कितना हो जाएगा n डी फाई बाई डी टी, ये होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब हम बात करें करंट कितना इंड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट कितना इंड्यूस होगी, तो देखो हमको पता है ईएमएफ यानी वी, ये पता है ना वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल का। जब उससे कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जब भी कोई सेल है हमारे पास उससे हम कोई करंट नहीं निकाल रहे हैं, तो उसका जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही क्या होगा ईएमएफ होगा, यानी ईएमएफ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, जैसे आई कितना हो जाएगा वी बाई आर, तो हम लिख सकते हैं आई कितना हो जाएगा वी बाई आर, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, है ना। तो ईएमएफ कितना निकालें हम लोग एन डी फाई बाई डी टी बाई आर, तो जाएगा करंट, तो यहाँ पे आई करंट कितना हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी इंटू आर, तो जाएगा हमारा करंट। तो कितना ई एम एफ इंड्यूस होगा एन डी फाई बाई डी टी, कितना करंट इंड्यूस होगा एन डी फाई बाई डी टी इंटू आर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ, फर्स्ट लॉ में बताता है कि कोई भी अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे किसी भी कॉइल से तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी वहाँ पे एक ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगा। वो ईएमएफ कितना डेवलप होगा हमको सेकंड लॉ बताता है, उस ईएमएफ की वैल्यू की एन डी फाई बाई डी टी, है ना। और यहाँ पे करंट कितना डेवलप होगा एन डी फाई बाई डी टी बाई आर। अब यहाँ पे साइन होता है ईएमएफ में नेगेटिव, साइन होता है ईएमएफ में नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे लेंस लॉ में, अगला टॉपिक हमारा लेंस लॉ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डील करें कि कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है, यानी जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे या एंगल को चेंज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा एक करंट डेवलप होगी इसके अंदर से, वो करंट कितनी होगी
वो EMF के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कितनी करंट डेवलप होगी I EMF के प्रोपोर्शनल होगी, और EMF कितना होगा N/dt। अब देखो यहाँ पे हमने बोला ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज को हम दिखाते हैं d/dt, चेंज को दिखाते हैं d से। क्या चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया। अब रेट मतलब टाइम, रेट मतलब टाइम, तो रेट मतलब होता है टाइम, तो डिवाइड बाय टाइम। जब भी हम टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो स्टडी कर रहे हैं तो बोलते हैं रेट। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पर टाइम का होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो रेट मतलब होता है कि डिवाइड बाय टाइम, है ना, समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्या डेवलप हो रहा है? EMF। तो ये हमको बताया था किसने? फैराडेज ने। फैराडेज के 2 लॉ थे, उन्होंने बताया था हमको, मतलब जो हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने किया था, क्या उन्होंने बताया था कि कभी हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना, तो यानी उसमें कोई मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, है ना, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इसी का उल्टा रिवर्स में फैराडे ने बताया कि अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो उसमें करंट डेवलप होने लगी, यानी जैसे उल्टा। मैग्नेटिक यानी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दें तो उससे क्या होगा? करंट डेवलप हो जाएगी, यानी उल्टा। करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ऑस्टेट बताया था, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो करंट डेवलप होगी, ये हमको बताया फैराडे ने, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने बताया भी था आपको कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी हद तक रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे देखो रिलेशन सब हम एस्टेब्लिश करने लगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसके बाद जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन मैग्नेटिज्म और करंट। देखो यहाँ से शुरू कर दिया हमने डेवलप करना, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद आता है हमारा लेंस लॉ। लेंस लॉ, तो लेंस लॉ क्या बोलता है? लेंस लॉ हमको बोलता है, तो लेंस लॉ हमको बोलता है, लेंस लॉ जो वर्क करता है वो करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, हमारे पास कॉइल है, इससे अगर हम मैग्नेट पास कर दें, इससे मैग्नेट पास करें नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी मैग्नेट अगर इससे पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो इसी वजह से क्या आती है? करंट आती है उसमें, इसी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो करंट कितना प्रोड्यूस होगी वो अभी हमने देखा था लास्ट टाइम, मगर अब यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करें, हम डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन क्या होगा? देखो अगर यहाँ से नॉर्थ पोल आ रहा है ना, तो ये अगर मान लो हम एक बस एजम्पशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मान लो करंट ऐसे प्रोड्यूस हुई, करंट ऐसे प्रोड्यूस हुई कि इसने यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे पीछे साइड नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लो करंट की डायरेक्शन है तो ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में हाथ तक का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अब क्या होगा इससे? देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। अब दोनों अपोजिट पोल्स हैं, तो क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे, इनके ऊपर फोर्स लगेगी, है ना। कैसी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेट इस तरफ खींचा हुआ चलाएगा, मैग्नेट जब इस तरफ खींचा हुआ चलाएगा, जैसे मान लो मैग्नेट है, यहाँ पास कॉइल है, कॉइल है, मैग्नेट क्या होगा? देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये है हमारा साउथ पोल, मैग्नेट का ये हेड है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये खींचा चलाएगा, जब आएगा तो इसको क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा, हल्का सा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो मैग्नेट का ये हेड था नॉर्थ पोल, ये कौन सा? साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल इधर आ जाएगा। अब जब साउथ पोल इधर आएगा तो ये देखो ये भी नॉर्थ पोल पीछे साइड अगर हम देखें तो इस तरफ अगर कॉइल के साउथ पोल है तो इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो इसी तरफ फिर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, तो मैग्नेट वापस खींचा चला जाएगा, देन वापस चला जाएगा वहाँ पे, देन वहाँ से वापस खींचा चलाएगा, एंड ऐसे करते 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 क्या होगा? इससे फ्लक्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया कॉन्स्टेंट है, एंगल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हाँ। और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट बनती रहेगी, और इससे हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट रियल में एक्चुअली में क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? अगर हम क्वेश्चन पूछें, इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम बस ऑन कर दिए जनरेटर को, ना उसमें तेल डाले ना कुछ भी नहीं करे, बस हमने मैग्नेट रखा, छोड़ दिया, अपने चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक करंट उसमें डेवलप हो रही है और होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक हो रही है, जब तक हम मैग्नेट को पकड़ के अलग नहीं कर देते। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है, इसने टरबाइन को हिट किया, तो ये टरबाइन है हमारा, टरबाइन के ब्लेड्स इसको हिट किया, टरबाइन के ब्लेड घूमना शुरू हुई, जब टरबाइन की ब्लेड घूमना शुरू होगी तो क्या होगा? इससे हमको मिली एक मैकेनिकल एनर्जी, शाफ्ट के थ्रू हो गई मोटर में या जनरेटर में या टरबाइन में, हाँ, जिससे हमको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने घर में लेके आए, सप्लाई किया, और घर में हम उससे चला रहे हैं फ़ैन जो हमको दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी, उससे हम चला रहे हैं बल्ब जो हमको दे रहा है लाइट और हीट एनर्जी, उससे हम चला रहे हैं हीटर जो हमको दे रहा है हीट एनर्जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी काइनेटिक एनर्जी से, वो चेंज हो रही है लगातार, है ना। और इस पर पानी क्यों मूव करें, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल एनर्जी लग रही है। हाँ, तो देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी को चेंज किया काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की जैसे रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी की जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिली मैकेनिकल हीट लाइट एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हम बोले नहीं हम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, मगर वहाँ पे हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो वहाँ एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे अगर हम साउथ पोल नॉर्थ पोल रख दिए क्या होगा, ये अट्रैक्ट होता रहेगा और ये मैग्नेट हिलते रहेगा, चलते रहेगा एंड सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो कॉइल ऐसा करंट इंड्यूस करेगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगी और यहाँ पे साउथ पोल बनाएगी, ताकि मैग्नेट जब इसी तरफ आए तो वो रिपल्शन एक दूसरे पे फोर्स डाले, ना कि अट्रैक्टिव फोर्स। तो कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस मैग्नेट को इस कॉइल के थ्रू पास कराना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, जिस वजह से करंट डेवलप हो। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे पकड़ के कराना पड़ेगा जबरदस्ती, ये आ नहीं लेके पास, हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि उसको चेंज कर सकें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहाँ पे हमने एक्चुअली में हमने उसको वहाँ से चेंज किया अपने मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली में ऐसा करते भी हैं, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, साइकिल में देखा होगा एक मोटर लगी रहती है नीचे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं पैडल मारते हैं तो उससे क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मोटर घूमता है और वहाँ पे सामने लाइट जलती है, जो हेडलाइट होती है साइकिल की, तो जलती है अक्सर। आजकल ये सेटअप चल रहा है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक्चुअली में अपने एफर्ट डाल रहे हैं, अपना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, है ना, और उस एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं इनटू लाइट एनर्जी। तो वहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, सेम प्रिंसिपल। वहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पे हमको करंट मिलेगी। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंस लॉ डेवलप हो। तो ये बोलता है द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी आई, उसी डायरेक्शन कैसी होगी, द इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल अपोज, वो अपोज करेगी द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चाहे अगर वो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो वो ऐसी डायरेक्शन बनाएगी ताकि वो कम हो जाए, और चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो ऐसी डायरेक्शन बनाएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, इसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है। तो इनसाइड देखो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो कॉइल कहाँ बनाएगी, इनसाइड बनाएगी कि आउटसाइड बनाएगी, तो वो तो अपोज करेगी ना, वो ऐसा करंट डेवलप करेगी, वहाँ यहाँ पे ऐसा इंड्यूस करंट होगा, यहाँ पे इस कॉइल में ऐसा इंड्यूस करंट डेवलप होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो यहाँ पे करंट डेवलप होगी। जब करंट डेवलप होगी तो कैसी करंट डेवलप होगी, ऐसी करंट डेवलप होगी ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाए जिसकी डायरेक्शन कहाँ हो, आउटसाइड, तो डायरेक्शन कहाँ हो, आउटसाइड द बोर्ड। क्यों, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वो भी अगर ऐसे डायरेक्शन बना दे अंदर वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ जाएगी और ज़्यादा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हमारा वायलेट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेगा, वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो, ताकि एक इनसाइड या एक आउटसाइड दोनों को कैंसिल आउट कर दे या रिड्यूस कर दे एटलीस्ट। तो यहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी, अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो इस तरह, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरह। राइट हैंड रूल याद है ना, तो करंट डायरेक्शन में हम प्लेस करते हैं अपना फिंगर्स को कर्ल करते हैं और बाहर हमको देता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, है ना। अगर इसकी करंट डायरेक्शन ऐसी होती तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। तो उसको बचाने के लिए हमको मिलता है लेंस लॉ। तो लेंस लॉ ये बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी ताकि वो अपोज कर सके, अपोज मतलब नेगेटिव ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। सो डी फाई मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स, तो चेंज ऑफ फ्लक्स की अपोजिट में डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की या तो इंड्यूस करंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है लेंस लॉ। तो अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट कहाँ होगी, करंट डायरेक्शन वो होगी वेस्ट टू ईस्ट, यानी ईएमएफ होगा इतना अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ईस्ट से वेस्ट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेगा, यानी इसका उल्टा अपोज, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको लेंस लॉ का यूज़ करना है। क्वेश्चन दे देता है कि डायरेक्शन बताओ साथ साथ में, तो बताने का, ठीक है। तो ये था लेंस लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब देखो हमको अगर किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप करना है, किसी भी कॉइल में
इंड्यूस करंट डेवलप करना है तो वहाँ पे हमको तीन चीज़ चेंज करनी है। फ्लक्स चेंज करना है, यानी ईएमएफ को प्रोड्यूस होगी जब डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स चेंज होगा विद टाइम। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हम बी भी चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या तो एरिया चेंज कर दे या तो एंगल चेंज कर दे। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे थे तो इसी वजह से क्या हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रही थी, है ना। तो यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे अगर मान लो एरिया चेंज कर दे कॉइल का, तो क्वेश्चन आता है एरिया कैसे चेंज करेंगे। तो देखो सपोज हमारे पास एक मूविंग कॉइल है, ठीक है, हमारे पास सेटअप है, इसमें एक कॉइल है जो मूव कर सकती है, ठीक है, एक कॉइल है जो मूव कर सकती है, तो हमारे पास सेटअप है, इसमें ये कॉइल है मूविंग कॉइल, इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, स्लाइडिंग कॉइल बोल सकते हैं, ये स्लाइडिंग वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट से अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोशन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे मान लो कॉइल को हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, तो कॉइल को हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, इसको हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करा रहे हैं। लेट से पहले यहाँ पे थी कॉइल, अब यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है। इस कॉइल का जो वेट है वो लेट से b है, या l मान लो, लेंथ l है, और जो इसका वेट है वो x है, और कितना आगे हम लेके जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं डेल्टा x, यानी हम इसको डेल्टा x आगे ले गए, ठीक है। कितने टाइम में? लेट से t टाइम पे हम इसको डेल्टा x आगे ले गए, ठीक है, यानी कॉइल है इसको हम आगे ले गए। अब देखो वो क्या आ रहा है, पहले एरिया कितना था इस कॉइल का, इतना, स्टार्टिंग में देखो एरिया कितना था, इतना, अब धीरे धीरे इसको हम आगे ले जा रहे हैं तो एरिया बढ़ गया, अब कितना एरिया हो गया, इतना एरिया हो गया, पहले इतना था एरिया, अब इतना हो गया, अब एरिया बढ़ा, यहाँ पे एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू मूविंग कॉइल या मूविंग कंडक्टर या मूविंग वायर, द एरिया ऑफ द कॉइल changes and thus changing magnetic field, changing magnetic flux, ठीक है। So EMF is induced in the coil, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कॉइल को स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइडिंग कॉइल को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस, एरिया ऑफ कॉइल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो पीछे लेके आएंगे तो कम होगा, आगे ले जाएंगे तो बढ़ेगा, तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है कम हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। एंड दस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसी ईएमएफ वैल्यू कितनी होगी, प्रोड्यूस ईएमएफ कितना होगा, अब पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई एम, वो कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना लिया है, अब हमने यहाँ पे मान देखो हमारा एरिया जो है, ये कॉइल ऐसी है, फेस कॉइल का फेस ऐसा है ना, कॉइल का फेस को ऐसे माने, ठीक है, ये कॉइल है, ऐसे कॉइल, इसका एरिया कौन सा, देखो ये एरिया है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो एरिया को अगर हम ऐसे माने तो एरिया वेक्टर कहाँ है, लेट्स से यहाँ, है ना, या तो यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है, दोनों के कुछ भी हो सकता है, चाहे तो हम इसको मान सकते हैं एरिया वेक्टर, या तो हम इसको मान सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो अगर हम देखें मैग्नेटिक की डायरेक्शन भी अंदर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अंदर, तो इनके पीछे एंगल 0 डिग्री। जैसे मान लो हम बाहर की तरफ ले, मैग्नेटिक की डायरेक्शन मान लो बाहर, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक की डायरेक्शन बाहर, दोनों की डायरेक्शन देखो बाहर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। मान लो थोड़ा ऊपर या नीचे होता तो एंगल बनता कुछ, और दोनों का एंगल देखो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है पीछे वाली, और ये एरिया वेक्टर, देखो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, cos 0 एज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, देयरफॉर फाई एम कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो हो जाएगा बी ए खाली, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे कितनी कॉइल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइल है, देखो एक ही कॉइल है, जहाँ पे एन 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई कितना है, बी इंटू ए, प्लस डे फाई कितना है, डी बाई डी टी, फाई है बी इंटू ए। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे हम, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एरिया, तो डी ए बाई
dt। अब यहाँ पे d बाई डी टी मतलब होता है चेंज, है ना। तो चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है। तो हम बात कर ली मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक ही मैग्नेटिक फील्ड, अब हम चेंज नहीं कर रहे, बढ़ा कर नहीं रहे, यहाँ पे हम एरिया को बढ़ाया कम कर रहे हैं, तो एरिया वेरी करे इसलिए इसको हम मान लेती है, यहाँ जाएगा b नेगेटिव साइन ठीक है। यहाँ पे b मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, b मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे बात करें एरिया की, तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पे जाएगा एरिया हो जाएगा b d बाई डी टी ऑफ लेंथ कितना है, लेंथ है l, विड्थ है x, ठीक है, सॉरी l इंटू एक्स, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ वेरी कर रही है, यहाँ पे कौन वेरी कर रहे हैं, x, यहाँ पे जगह b, l बाहर आ गया, dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी क्या होता है, dx क्या है, डिस्टेंस यानी लेंथ या तो विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस। तब पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम t में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ से आ जाएगा EMF b l। जब भी कोई कॉइल या स्लाइडिंग वायर को जब हम मूव करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होता है, b l v, यानी किस वेलोसिटी से हम उसको मूव करा रहे हैं, लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है स्लाइडिंग वायर की, यानी जो वायर हम लिए हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसका उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किए हैं, और ये किस वेलोसिटी से उसको हम मूव करा रहे हैं। यानी जब भी हम एक वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव कराते हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, एक EMF, यानी उसको एक्ट करती है एज एन बैटरी। यानी अगर हमें किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक EMF डेवलप होगा, और EMF डेवलप होने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये लेंस लॉ को बताता है, कुछ नहीं, ठीक है। ये किसको बता रहा है, लेंस लॉ को। डायरेक्शन है तो मतलब नहीं, डायरेक्शन तो पता है कि हम डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे नहीं, डायरेक्शन अपने से मान लेंगे लेंस लॉ के, ठीक है। तो ये था। अब इसमें क्वेश्चन आता है एक छोटा सा, जैसे मान लो ये EMF है, एक से EMF है BLV, ठीक है, एक से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पास EMF है BLV, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल को हमने कितना माना था, 0 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर। मगर मान लो एरिया वेक्टर और सॉरी पैरेलल थी, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज फ्लक्स 0, जिसकी वजह से हमारा EMF कितना होगा, 0, ठीक है। तो याद रखना जब एंगल परपेंडिकुलर होता है तो हमारा 0 जाता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है 6.7, क्वेश्चन आपके NCERT बुक का, बोल रहा है ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये है वायर 10 मीटर लंबा है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, ये एक्सटेंड कर रहा है कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। आपको इंडिया का मैप याद होगा, तो लेट्स से ईस्ट वेस्ट ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ कौन सा, देखो इंडिया के मैप में नॉर्थ इंडिया ऊपर, साउथ इंडिया इधर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। तो अगर ये ईस्ट, अगर हम देख रहे हैं इसको साइड से, जैसे मान लो ये ऐसा फिगर है, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसा, लेट्स सी ये ऐसा है, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये ऐसा है। मगर इसको हम कैसे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ये है, नॉर्थ डायरेक्शन ये। अब इसको हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं ऐसे। तो ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो इस तरफ क्या आएगी, साउथ डायरेक्शन, उस तरफ जाएगी नॉर्थ, यानी बोर्ड के बाहर की तरफ आएगी साउथ डायरेक्शन, बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसे देख रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लंबी है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, ईस्ट से वेस्ट तक एक्सटेंड कर रही है, इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और ये गिर रही नीचे विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं एट राइट एंगल ना 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, अच्छा सॉरी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है 90 डिग्री पे है टू वेस्ट नॉर्थ। अब देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कहाँ से जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यानी ये मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगी, अंदर इनसाइड द पोल। अब इसका अगर हम एक छोटा सा क्लास एग्जाम्पल बताएं तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, वायर 10 मीटर लंबी है, मैग्नेटिक डायरेक्शन देखो अंदर है, कहाँ, साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है, अंदर है, और जो गिर रहा है वायर उसकी डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी नीचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी दी है, उन्होंने कितना दिया है, 3 × 10, अच्छा 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो बताना है ईएमएफ की वैल्यू उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब वायर नीचे गिर रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी ईएमएफ जो उसके अंदर इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़े पहले पढ़ा था कि वायर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसको जब हम मूव करते हैं उसमें क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। अभी निकाला फॉर्मूला कितना होता है, B/L/V। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, B 0.3 × 10⁻⁴। लेंथ ऑफ द वायर दिया है 10 मीटर और वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से 10 × 3 × 5 × 10⁻⁴, ठीक है। 3 5 15 × 10⁻⁻⁴। यहाँ से अगर हम चाहें तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दें, जाएगा 1.5 और 10 की पावर बढ़ जाएगी, यानी हो जाएंगे -3, ठीक है, 10 की पावर -3 बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव साइड बढ़ेगी, -4 से पॉजिटिव बढ़ना मतलब -4 से -3 पे आना, -5 पे जाएगी तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ गई मतलब वैल्यू, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ निकालना तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज। क्वेश्चन है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे, देखो जैसे ये रॉड है यहाँ पास, ये रॉड है यहाँ पास, ठीक है, 10 मीटर लंबी रॉड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसमें हमको निकालना होता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ डायरेक्शन निकालने के लिए हमको मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्रोटॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, हमको ये जानना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मान लो पॉजिटिव बन जाएगा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो बनेगा, है ना। जब इसके बीच में क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, जिस वजह से क्या होगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। अब देखो कितना होगा, वो अगर हम देखें, सॉरी किस डायरेक्शन में होगा, तो मुझे क्या कहना होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपनी उंगली रखनी होती है, याद करो बताए थे फिफ्थ चैप्टर में कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमको अपनी उंगली रखनी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में उसको कर्ल करना होता है, राइट हैंड रूल याद है। वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स निकालने के डायरेक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम उंगली रखते हैं, उसको मोड़ते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले गए, उसको मोड़े अंदर की तरफ, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले गए, उसको मोड़े अंदर की तरफ। तो ये क्या कर रहे हैं, थंब पॉइंट करेगा हमको मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी डायरेक्शन में अंदर प्लेस किया, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही है, इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ। अब जिस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगती है उस तरफ सारे के सारे प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, इधर, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। सो हमारा पोटेंशियल कहाँ लगेगा, देखो वेस्ट टू ईस्ट, हमारा पोटेंशियल कहाँ जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सो कहाँ होगा ईएमएफ, डी का आंसर वेस्ट टू ईस्ट। फोर्स कहाँ से कहाँ लग रही है, फोर्स लग रही है यहाँ से आना, वेस्ट से ईस्ट में, तो ईएमएफ कहाँ होगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट सी की बात करें, विच एंड ऑफ द वायर इज हायर पोटेंशियल। जहाँ पे हायर पोटेंशियल पे कौन है, ईस्ट एंड, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, लोअर पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल कहाँ पे, ईस्ट एंड पे। तो कहाँ पे हमारा विच एंड ऑफ द वायर इज हायर पोटेंशियल, ईस्ट एंड विल हैव द हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसी मतलब चैप्टर में, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझना जरूरी है, लॉजिक समझना जरूरी है, डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्शन भी जानना जरूरी है, ठीक है। और बेसिक्स तो इतना ही है, बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और चैप्टर कंप्लीट होगा 3 वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।